Hello everyone. So today's class is all about a general topic related to administrative law. Administrative law may not be a part of UPPCSJ, but it is the part of many other law exams like your semester exams and most importantly NET exam. So today we are going to discuss principles of natural justice. Now what is the nature of natural justice? Natural justice is a branch of public law. ये public law का branch है. Administrative law भी क्योंकि consider किया जाता है as a branch of public law. Rules of natural justice are basic values which a man has cherished throughout the ages. Principles of natural justice control all actions of public authorities by applying rules relating to reasonableness, good faith and justice, equity and good conscience. तो basically जो natural justice है इसके जो rules हैं वो base करते हैं reasonableness, good faith and justice, equity and good conscience. Right? Natural justice is a part of law which relates to administration of justice. And the golden rule, which stands firmly established, is that the doctrine of natural justice is not only to secure justice, but to prevent miscarriage of justice. इसका पर्पस जो होता है नेचुरल जस्टिस का वो खाली आपको जस्टिस दिलाना नहीं होता, बट जो कभी कभी होता है कि आर्बिट्रेरीनेस आप ले आते हो या कह लो बायसनेस आ जाती है जस्टिस में, उसको प्रिवेंट करना होता है, राइट? तो इट्स नॉट ओनली टू सिक्योर जस्टिस बट टू प्रिवेंट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस. Principle in India. So the principle of natural justice is accepted in India. India में accepted है. Very famous case A.K. Krepak versus Union of India, AIR 1970 Supreme Court. In this case, it was propounded that the aim of the rules of natural justice is to secure justice or to put it negatively to prevent the miscarriage of justice. ठीक है, तो ये बहुत फेमस केस है A.K. Krepak वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इस केस में ये बोला गया कि जो रूल्स हैं नेचुरल जस्टिस के उनका सिक्योर जस्टिस का ही नहीं खाली, बट वो प्रिवेंट भी करते हैं मिसकैरेज ऑफ जस्टिस. एंड सेकेंडली बोला गया दीज रूल्स डू नॉट सप्लेंट द लॉ ऑफ लैंड बट सप्लीमेंट इट. सप्लेंट का मतलब होता है रिप्लेस नहीं करते लॉ को बट सप्लीमेंट करते. सप्लीमेंट मतलब एक्स्ट्रा एडिशन, एक्स्ट्रा ऐड करते हैं उसमें ये जो रूल्स हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. फिर मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट. इस केस में ये ऑब्जर्व किया गया दैट द ड्यूटी टू गिव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड विल बी इम्प्लाइड फ्रॉम द नेचर ऑफ द फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय द अथॉरिटी. मतलब जो ड्यूटी है, जो ये अपॉर्चुनिटी देनी है आपको टू बी हर्ड वाली, ये इम्प्लाइड होती है नेचर ऑफ द फंक्शन से, राइट? तो ये मेनका गांधी केस में बोला गया. Now the question is whether the principles of natural justice are applicable to administrative authorities. क्या जो natural justice के principles हैं क्या वो administrative authorities पे भी applicable होंगे? Formerly, courts were of the view that the principles of natural justice were inapplicable to administrative orders. सबसे पहले के टाइम पे कोर्ट्स का ये व्यू था कि जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स पे. कुछ केसेस भी हैं जैसे कि फ्रैंकलिन वर्सेस मिनिस्टर ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग. इस केस में बोला गया कि इट वुड बी एरोनियस टू इम्पोर्ट इनटू द कंसिडरेशन ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. तो मतलब ये एरोनियस होगा कि अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर में नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स ले आएंगे. फिर किशन चंद अरोड़ा वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस AIR 1961. इस केस में बोला गया द कंपल्शन ऑफ हियरिंग बिफोर पासिंग द ऑर्डर इम्प्लाइड इन द मैक्सिम ऑडियो ऑल्ट्रम पार्टरम अप्लाइज ओनली टू जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. की जो ये ऑडियो ऑल्ट्रम पार्टरम जो मैक्सिम है जिसका मतलब है कि आपको हियरिंग प्रोवाइड करनी है दोनों पार्टीज़ को, ये सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर ही एप्लीकेबल है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स पे एप्लीकेबल नहीं है. बट नाउ ब्रीन वर्सेस अमालगमेटेड इंजीनियरिंग यूनियन 1971. इस केस में लॉर्ड डेनिंग ने ऑब्जर्व किया इट इज़ नाउ वेल सेटल्ड दैट अ स्टैट्यूटरी बॉडी विच इज़ इंटरेस्टेड बाय स्टैट्यूट विद अ डिस्क्रिशन must act fairly. It doesn't matter whether its functions are described as judicial or quasi-judicial or as administrative. राइट? तो अब इस केस में लॉर्ड डेनिंग ने बोला कि अभी वेल सेटल्ड है कि कोई भी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी जिसपे डिस्क्रिशन की पार इंटरेस्ट है उसको फेयरली ही एक्ट करना है. इट डजेंट मैटर कि वो जुडिशियल है, क्वासी जुडिशियल है या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, इससे कोई मतलब नहीं है. और ये सेम ही रूल एक्सेप्ट हुआ इंडिया में. A.K. Krepak वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बोला गया कि इफ़ द पर्पस ऑफ द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस इज टू प्रिवेंट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस.
वन फेल्स टू सी वाई दोज रूल्स शुड बी मेड इनएप्लीकेबल टू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। मतलब कि अगर इसका पर्पस ये है नेचुरल जस्टिस का कि आप जिस जस्टिस को प्रोवाइड कर रहे हो, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस प्रिवेंट कर रहे हो, तो वो क्यों ना अप्लाई करें हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे, राइट। तो मतलब वो सब पे एप्लीकेबल होगा, चाहे वो जुडिशियल हो, चाहे क्वासी जुडिशियल हो या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो। फिर सहारा इंडिया के केस में, सहारा इंडिया वर्सेस CIT 2008 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिट्रेट किया दैट विद द ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ द ओल्ड डिस्टिंक्शन बिटवीन जुडिशियल एक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट हैज विथर्ड अवे। Today, even a pure administrative action entailing civil consequences must be consistent with the rules of natural justice. तो बेसिकली वही चीज़ बोली गई कि चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हो चाहे जुडिशियल हो, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल से कंसिस्टेंट होना चाहिए, राइट। नाउ हमने देखा कि जुडिशियल एक्शंस हो या क्वासी जुडिशियल हो या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हो, सब में नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होंगे। अब ये प्रिंसिपल्स हैं क्या? तो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस PK रॉय 1968 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया दैट द एक्सटेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस कैन नॉट बी इम्प्रिजन्ड विद इन द स्ट्रेट जैकेट ऑफ अ रिजिड फॉर्मूला। मतलब आप उनको इम्प्रिजन करके नहीं रख सकते हो। जो ट्रेडिशनल इंग्लिश लॉ था वो रिकग्नाइज करता है टू प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। फर्स्ट, नेमो डेबिट एसे जुडिक्स इन प्रोप्रिया कॉजा, मतलब नो मैन शैल बी अ जज इन हिज ओन कॉज, या एब्सेंस ऑफ बायस और पर्सनल इंटरेस्ट। तो ये मैक्सिम है जो कि एब्सेंस ऑफ बायस और पर्सनल इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल है उसमें लागू होती है, एप्लीकेबल है। सेकेंड मैक्सिम है ऑडी ऑल्ट्रम पार्ट्रम, नो मैन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। तो ये दो प्रिंसिपल्स, ऑडी ऑल्ट्रम पार्ट्रम और एब्सेंस ऑफ बायस और पर्सनल इंटरेस्ट, ये दो प्रिंसिपल्स हमारे रिकग्नाइज किए गए हैं ट्रेडिशनल इंग्लिश लॉ में नेचुरल जस्टिस के। अब ये प्रिंसिपल्स क्या हैं ये हम आगे देखते हैं। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज एब्सेंस ऑफ बायस, इंटरेस्ट और प्रीजुडिस। इट्स बेस्ड ऑन मैक्सिम जो कि अभी पहले हमने डिस्कस करी, नेमो डेबिट एसे जुडिक्स इन प्रोप्रिया कॉजा, मतलब नो मैन शेल बी अ जज इन हिज ओन कॉज। A man cannot act as a judge of a cause in which he himself has some interest, either pecuniary or otherwise, as it affords the strongest proof against neutrality. इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान जिसका कोई पेक्यूनरी या कोई पर्सनल इंटरेस्ट है किसी डिस्प्यूट में, तो वो उस पर्टिकुलर डिस्प्यूट में जज नहीं बन सकता। उस पर्टिकुलर डिस्प्यूट के लिए वो जज की तरह एक्ट नहीं कर सकता, एडजुडिकेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसका खुद का इंटरेस्ट है, राइट। ही शुड नॉट अलाउ हिज पर्सनल प्रेजुडिस टू गो इनटू द डिसीजन, मतलब अगर उसके कोई पर्सनल ग्रजेस हैं या कोई रिलेशन है तो वो आप उस डिसीजन मेकिंग में नहीं लेके आ सकते। द रूल अप्लाई टू द जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ रिक्वायर टू एक्ट जुडिशली और क्वासी जुडिशली, और ये रूल जुडिशियल प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों ही अथॉरिटीज़ पे एप्लीकेबल होगा। नाउ व्हाट इज़ बायसनेस? बायसनेस क्या है? बायसनेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, पेक्यूनरी एंड पर्सनल। पेक्यूनरी बायसनेस क्या है? पेक्यूनरी बायसनेस का मतलब होता है कि कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट, अगर आपका किसी डिस्प्यूट में जो मैटर में है उसमें कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, चाहे वो कितना भी छोटा हो, अगर ऐसा कुछ है तो वो आपको डिस्क्वालीफाई करता है अ पर्सन फ्रॉम एडजुडिकेटिंग, आप फिर उसमें एडजुडिकेट नहीं कर सकते, राइट। तो और पर्सनल बायसनेस में बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि जज मे बी अ रिलेटिव, फ्रेंड और बिजनेस पार्टनर ऑफ द पार्टी, या ही में हैव सम पर्सनल ग्रज, एनमिटी, कोई एनमिटी हो सकती है, कोई ग्रजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो उससे पर्सनल रिलेशंस हो सकते हैं, तो उसको पर्सनल बायसनेस कहते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए आपका। नाउ द सेकेंड प्रिंसिपल, ऑडी ऑल्ट्रम पार्ट्रम, इट मीन्स हियर द अदर साइड और नो मैन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। इसका मतलब है कि हमें दोनों साइड को सुनना है, जो पार्टीज़ हैं उन दोनों पार्टीज़ को आप सुनिए, किसी एक, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी एक पार्टी को सुना और डिसीजन दे दिया। In short, before an order is passed against any person, reasonable opportunity of being heard must be given to that person. मतलब आप जिस पर्सन के अगेंस्ट में ऑर्डर पास कर रहे हो, डिसीजन पास कर रहे हो, उसको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सुनने की। आप उसको भी सुनो, उसकी भी प्रॉब्लम सुनो, उसके बाद आप डिसीजन दो। जनरली दिस मैक्सिम इंक्लूड्स टू एलिमेंट्स, नोटिस एंड हियरिंग। मतलब नोटिस दिया जाना चाहिए, कोई भी एक्शन लेने से पहले जो अफेक्टेड पार्टी है उसको एक नोटिस भेजो कि भाई तुम आओ और अपना एक्सप्लेनेशन सीख करो। 2, सेकेंड, हियरिंग होनी चाहिए। द पर्सन कंसर्न मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बिफोर एनी एडवर्स एक्शन टेकन अगेंस्ट हिम। तो दिस इज व्हाट ऑडी ऑल्ट्रम पार्ट्रम इज। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, वेदर हियरिंग अफोर्डेड एट द एपेलेट स्टेज कैन बी ट्रीटेड एज एन एक्सेप्टेबल सब्सटीट्यूट फॉर अ हियरिंग नॉट अफोर्डेड एट इनिशियल स्टेज। मतलब कि जो अगर हमने इनिशियल स्टेज में, जो फर्स्ट कॉज का इनिशियल स्टेज है, उसमें अगर हमने हियरिंग नहीं दी किसी इंसान को, मतलब एक पार्टी का सुना और डिसीजन दे दिया, तो क्या
जब हम एपेलेट कोर्ट जा रहे हैं तो वहाँ पे हम उसको हियरिंग प्रोवाइड करें, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं हियरिंग की, तो वो क्या एक तरीके से उसका एक्सेप्टेबल होगा सब्स्टिट्यूट के तौर पे? तो ये क्वेश्चन है। तो लीडिंग केस है लेयरी वर्सेस नेशनल यूनियन ऑफ व्हीकल बिल्डर्स। इस केस में एज अ जनरल रूल अ फेलियर ऑफ नेचुरल जस्टिस इन द ट्रायल बॉडी कैन नॉट बी क्यूर्ड बाय अ सफिशिएंसी ऑफ नेचुरल जस्टिस इन एन एपेलेट बॉडी। इस केस में बोला गया कि अगर आपने ट्रायल के टाइम पे ही आपने नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया, कौन से प्रिंसिपल की बात हो रही है? ऑडियो ऑल्ट्रम की। नहीं उसको फॉलो किया तो वो कोई आपका क्योरनेस नहीं होगा एपेलेट के टाइम पे, कि आप एपेलेट बॉडी के टाइम पे आप उसको कर रहे हो तो वो क्योर नहीं है। दूसरी चीज़, इंडिया में भी यही चीज़ अप्लाई की गई। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस मोहम्मद नूह AIR 1958 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया दैट इफ एन ऑर्डर पास बाय एन इंफीरियर कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस इज नल एंड वॉइड द वाइस कैन नॉट बी क्योर्ड ऑन अपील और रिविजन। कि अगर आपने पहले इंस्टेंस पे बिना सुने आपने नल एंड वॉइड कर दिया उस ऑर्डर को, तो वो आपका जो वाइस है वो क्योर नहीं हो सकता, वो अपील और रिविजन के टाइम पे आप क्योर नहीं कर सकते उस चीज़ को, अगर आपने पहले फॉलो नहीं किया है। So, as a general rule, the maxim audi alteram partem should be followed by affording pre-decisional hearing. Pre-decisional hearing मतलब बिफोर पासिंग एन ऑर्डर, ऑर्डर पास करने से ही आपको करने से पहले ही आपको अफोर्ड करना है, अदरवाइज वो नहीं माना जाएगा, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। एंड इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज या इन ग्रेव केसेस कह लो या इमरजेंसी की सिचुएशंस में आप पोस्ट डिसीजनल हियरिंग या हियरिंग एट एपेलेट स्टेज भी हेल्ड कर सकते हो, बट दैट टू इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज। बट जनरल रूल में आपको प्री डिसीजनल हियरिंग जो कि होती है ऑर्डर पास करने से पहले, उसी को प्रोवाइड करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पीकिंग ऑर्डर्स। स्पीकिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं? इनको रीजन डिसीजंस भी बोला जाता है। क्या हुआ कि कुछ 30-40 साल पहले की अगर बात करूँ तो ये रिक्वायर्ड नहीं था कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है या ऑर्डर ऑफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, इनको कोई भी ऑर्डर है तो उसको सपोर्ट होना है, रीजंस आपको देने हैं, ये ज़रूरी नहीं था। बट जैसे जैसे नेचुरल जस्टिस का इवोल्यूशन हुआ, न्यू डायमेंशन बना कि रीजंट ऑर्डर हैज़ बीन एडेड टू दीज रूल्स, न्यू डायमेंशन ऑफ रीजंट ऑर्डर हैज़ बीन एडेड टू दीज रूल्स। तो बेसिकली स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब होता है ऑर्डर स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ। सिंपल वर्ड्स, एवरी ऑर्डर मस्ट कंटेन रीजंस इन सपोर्ट ऑफ इट। आप कोई भी ऑर्डर दे रहे हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो चाहे कुछ हो, आपको उसके साथ अपने रीजंस लिखने हैं कि आपने ये ऑर्डर किन रीजंस पे बेस्ड किया। With the evolution of natural justice, a new dimension of giving of reasons in support of an order is considered to be the third principle of natural justice. मतलब पहले ऐसा ज़रूरी नहीं था, बट इवोल्यूशन के साथ साथ ये इसको थर्ड प्रिंसिपल मान लिया गया कि ये आपका एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बन गया कि गिविंग ऑफ रीजंस इन सपोर्ट ऑफ एन ऑर्डर। In Siemens Engineering and Manufacturing Company of India versus Union of India AIR 1976, Supreme Court for the first time laid down that the rule requiring reasons in support of an order is a third principle of natural justice. तो इस केस में सब पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये थर्ड प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का। The findings should also be supported as, अच्छा क्यों सपोर्ट करना है, क्या इसके पीछे ऑब्जेक्टिव है कह लो, तो क्यों होना चाहिए? फर्स्ट, इट फैसिलिटेट्स जुडिशियल रिव्यू ऑफ फाइंडिंग्स। अगर आप अपने रीजंस लिख के दे रहे हो तो जो आगे की अथॉरिटी है वो उनका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है उन फाइंडिंग के बेस पे। दूसरा, इट ऑफर्स एश्योरेंस टू द पार्टीज दैट द डिसीजन इज द आउटकम ऑफ रेशनैलिटी बेस्ड ऑन एविडेंस। मतलब जो पार्टीज़ हैं उनको ये एश्योरेंस मिलता है कि जो आपने डिसीजन लिया है वो रेशनैलिटी है, एविडेंस के बेस पे लिया है, उनको ये सेटिस्फेक्शन मिलता है। दूसरा, इट इंश्योर्स अगेंस्ट आर्बिट्री और हेस्टी एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ डिसाइडिंग अथॉरिटी। अगर आप रीजंस लिखते हो तो उससे ये भी पता चल जाता है कि आपने कोई आर्बिट्रीनेस नहीं दिखाई, आपने कोई बायसनेस नहीं दिखाई, आपने प्रॉपरली डिसीजन को लिया है, तो इसलिए इसको एक थर्ड प्रिंसिपल माना गया है। न ब्रीच ऑफ नेचुरल जस्टिस, अगर कोई नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का ब्रीच करता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ पे कुछ केसेस में ये बोला गया कि अगर आप ब्रीच करते हो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का तो आपके ऑर्डर जो है वो वॉइडेबल होगा, बट कुछ केसेस में बोला गया वो नल एंड वॉइड होगा, राइट। बट इंडिया में ये वेल सेटल्ड है कि अगर आपने वॉयलेशन किया है ऑफ एनी रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस तो वो ऑर्डर नल एंड वॉइड होगा, उसमें कोई और इफ एंड बट नहीं है, वो नल एंड वॉइड ही होगा। दिस इज वॉट द इफेक्ट ऑफ ब्रीच ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब मैंने यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेटिव केसेस दिए हैं, जैसे कि वेयर नेचुरल जस्टिस इज़ वॉयलेटेड, जहाँ पे नेचुरल जस्टिस का वॉयलेशन हुआ है।
जैसे कि अ स्टूडेंट हु वाज चार्ज्ड विद माल प्रैक्टिसेस इन आंसरिंग एन एग्जामिनेशन व्हेन नॉट गिवन अ रीजनेबल एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड इन डिफेंस, तो वो ऑर्डर डिबारिंग हिम वाज क्वैश्ड। मतलब कि जो स्टूडेंट जिसको आपने चार्ज किया है कि तुमने एग्ज़ाम में आंसर करते टाइम माल प्रैक्टिस कोई यूज़ की है, चीटिंग की है, तो उसको आपने अपॉर्चुनिटी नहीं दी है टू बी हर्ड डिफेंस में, तो वो ऑर्डर क्वैश कर दिया गया क्योंकि यहाँ वॉयलेशन हुआ नेचुरल जस्टिस का। दूसरा, where personal hearing is given by an officer and order is passed by another officer, मतलब आपने हियरिंग तो किसी एक ऑफिसर ने करी बट जो ऑर्डर पास कर रहा है वो कोई दूसरा ऑफिसर पास कर रहा है, तो यहाँ पे भी वॉयलेशन हुआ है प्रिंसिपल का, तो ये भी वॉयलेटिव है। देन व्हेन नेचुरल जस्टिस नॉट वायलेटेड, अब ये कुछ केसेस है जहाँ पे नहीं वॉयलेशन हुआ है नेचुरल जस्टिस का, जैसे कि व्हेन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड हैड बीन अफोर्डेड टू द पर्सन अगेंस्ट whom एन एक्शन वाज sought टू बी टेकन बट ही डिड नॉट अवेल हिमसेल्फ ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी, मतलब जहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी है, आपको नोटिस दिया, आपको हियरिंग की अपॉर्चुनिटी दी बट आपने उसको लिया ही नहीं, आप आए नहीं, तो यहाँ पे कोई वॉयलेशन नहीं है। दूसरा, where an immediate action was required to be taken, non-affording of pre-decisional hearing would not vitiate the action। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर इमीडिएट एक्शन लेना या इमरजेंसी की सिचुएशन है तो ज़रूरी नहीं है कि आप प्री डिसीजनल हियरिंग करो, तब आप पोस्ट डिसीजनल हियरिंग भी कर सकते हो, राइट। तो ये कुछ केसेस हैं। अब चलिए एक रिवीजन कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। फर्स्ट, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मस्ट बी इम्पार्शियल एंड विदाउट एनी इंटरेस्ट और बायस ऑफ एनी टाइप। जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो इम्पार्शियल होनी चाहिए, विदाउट बायस होनी चाहिए। द पर्सन कंसर्न मस्ट बी गिवन फुल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एंड ऑल्सो टू प्रोड्यूस ऑल द रेलिवेंट एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ हिज केस। सिंपल है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ऑफ बीइंग हर्ड। Then, as a general rule, hearing should be pre-decisional hearing, and in exceptional cases, post-decisional hearing is permissible। हमने पढ़ा था अभी कि जनरल रूल में pre-decisional hearing ही एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर एक्सेप्शनल केसेस है तब आप post-decisional hearing कर सकते हो। Then, a hearing given on appeal is not an acceptable substitute for hearing not given before the initial decision, right? Then, giving reasons in support of an order is considered the third principle of natural justice। speaking orders की जो हमने बात की थी। फिर, there is no prescribed form and reasons recorded by the authority need not be detailed or elaborate। Then the doctrine of recording reasons should be restricted to public law only and should not be applied to private law, that is arbitration proceedings वगैरह पे अप्लाई नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक लॉ पे अप्लाई होता है डॉक्ट्रिन ऑफ रिकॉर्डिंग रीजंस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे पूरे लेक्चर के। So this is all about the principles of natural justice. I have discussed each and every point regarding this topic. I hope it is clear to you all. If any doubts or queries, you can ask me by writing in the comment section. For further updates, keep following us, do subscribe our channel and don't forget to press the bell icon so that you won't miss any updates. So keep watching, take care, thank you all.